नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम एक बड़े मुद्दे की बात करने वाले हैं। मुद्दा बहुत ही पुराना है लेकिन बहुत खास है। चीन ने एक बार फिर हिमाकत की है। जी हां, चीन के सैनिकों ने एक बार फिर सीमा रेखा को पार किया है और भारतीय सीमा क्षेत्र में दाखिल होकर भारत के संप्रभुता के लिए चुनौती खड़ी की है। लेकिन भारतीय सेना हमेशा की तरह एक बार फिर से पूरी तरह से मुस्तैद और चीन के सैनिकों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। 3 महत्वपूर्ण विवादित स्थल रहे हैं भारतीय सीमा के साथ। जितना भी चीन का सीमा क्षेत्र है वो 3 महत्वपूर्ण जो विवादित स्थल है हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अक्साई चीन का विवादित स्थल। अक्साई चीन का जो विवादित स्थल है ये अब धीरे धीरे सुलझता दिख रहा है। भारत सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विवादित स्थल है और जो बेहद ही संवेदनशील है वो है सिक्किम का, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। जी हां, ये चिकन नेक का हिस्सा बेहद संवेदनशील है क्योंकि ये बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है और यहां हिंसक भिड़ंत पहले भारतीय सेना के साथ चीन की सेना की हो चुकी है। लेकिन भारतीय सेना उस वक्त भी तैयार थी और मुंहतोड़ जवाब दिया गया सिक्किम बॉर्डर पर भी। और तीसरा और महत्वपूर्ण क्षेत्र ये अरुणाचल का हिस्सा, मैकमोहन लाइन से जुड़ा हुआ ये हिस्सा, और चीन अक्सर इस हिस्से में घुसपैठ की कोशिश में लगा रहता है। चीन के सैनिक लगातार इस सीमा क्षेत्र में दाखिल होते हैं, इसे अपना बताते हैं। लगातार इस मुद्दे को लेकर विवाद भारत और चीन की सेना के बीच होता रहा है और विवाद की वजह जो है वो आपको बता दें कि एक स्पष्ट दस्तावेज के साथ बातचीत का निपटारा न किया जाना। जी हां, एक बार फिर बीते हफ्ते की ही बात है। रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि बीते हफ्ते एक बार फिर चीन के सैनिकों ने, बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में दखलंदाजी की है। लेकिन भारत की सेना पहले से तैयार थी और करीब 150 से 200 चीनी सैनिकों को हिरासत में ले लिया गया। बातचीत के बाद उन्हें फिर छोड़ा गया है। पूरा मुद्दा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारतीय सेना ने एक बार फिर चीनी सेना को घुटने के बल ला दिया है। बता दें कि भारतीय सेना के रणबांकुरा ने चीन को ऐसा जवाब दिया है कि ड्रैगन चारों खाने चित्त हो गया है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार चीन ने घुसपैठ के लिए लद्दाख को नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश को चुना था, जहां चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना ने ड्रैगन को ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी चीनी सेना वास्तव में हकदार थी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में पिछले हफ्ते चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। जाबाज भारतीय सेना ने चीन की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी सेना को खदेड़ दिया। साथ ही कई सैनिकों को बंधक बना लिया गया। चीनी सेना गलवान पार्ट 2 दोहराना चाहती थी। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने चीन के 200 सैनिकों को बंधक बना लिया और बाद में बंधक बनाए गए चीनी सैनिकों को छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों के हिरासत में लेने की खबर सामने आने के बाद स्थानीय सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों की बातचीत के बाद चीनी सैनिकों को रिहा कर दिया गया। इस पूरी घटना पर सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। इस घटना में भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद सुलझ गया है। लद्दाख में चीन की घुसपैठ और भारतीय जवानों से झड़प की खबर सामने आती रहती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में झड़प की खबर लंबे समय बाद आई है। चीन गलवान में हुई पिटाई को लेकर अब तक बौखलाया हुआ है। जून 2020 में गलवान में भारतीय सेना ने चीनी सेना का बैंड बजा दिया था। भारत के जाबाज बहादुर योद्धाओं ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ी थी, जिससे चीन अभी तक बौखलाया हुआ है और वह गलवान जैसी साजिश को दोबारा दोहराना चाहता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चीन बुरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि चीन को अरुणाचल प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी और चीन एक बार फिर घुटने के बल आ गया है। ये आज का भारत है। आज का भारत न किसी से डरता है, न किसी के सामने झुकता है और न किसी से दबता है। आज भारत दुश्मन को उसी के भाषा में जवाब देता है और घर में घुसकर मारता है। ये बात अब चीन और पाकिस्तान को समझ में आने लगी है। तो इस मुद्दे पर विवाद हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई नया नहीं है, पुराना विवाद है। इस हालिया विवाद को लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, एक प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं इस मुद्दे को लेकर।
तो आपको बताएंगे इस बारे में, लेकिन महत्वपूर्ण इस विषय से बताते हैं आपको। चीन के दुस्साहस और उसके मुंह तोड़ जवाब देने की लंबी लिस्ट है। 5 मई 2020 को लद्दाख के पैंगोंग लेक पर संघर्ष हुआ था। 10 मई 2020 को सिक्किम के मुगुथांग और नाकुला में संघर्ष हुआ था। 21 मई 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 पर झड़प हुई थी। 29-30 अगस्त को पूर्वी लद्दाख में भी झड़प हुई थी। बीते सप्ताह अरुणाचल सीमा पर एक बार फिर घुसपैठ देखने को मिली, जहां भारतीय सेना ने करीब 200 चीनी सैनिकों को पकड़ा और उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया गया है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर क्यों टिकी हुई है? 1914 में ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस बैठक में बॉर्डर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, लेकिन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर की एक सीमा रेखा खींची गई थी। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना गया, पर इस कॉन्फ्रेंस का चूंकि कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था और चीन इसका फायदा उठाता रहा। चीन के प्रतिनिधियों ने तत्काल वाले डिटेल मैप पर साइन नहीं किया था, जिस पर बाद में सहमति बनी थी। तो इस मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। कि मैचिंग कैपेबिलिटी हिंदुस्तान के सेना के पास आ जाएगी तो हम कैसे हिंदुस्तान के अंदर घुसने में सफल होंगे, ये उसका चिंता का विषय है। इसीलिए वो जगह जगह पे एक सिंबॉलिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मत करो, हम चुप बैठेंगे, आप डेवलप करोगे तो हम परेशानी पैदा करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार सक्षम है, वो जानती है कि जो राष्ट्र हित में वही होगा। ये पुरानी सरकार नहीं है जो 73 स्ट्रेटजिक रोड्स में जिस स्पीड से काम होना चाहिए था नहीं हुआ, जिसकी कल्पना जॉर्ज फर्नांडिस जी ने की थी। तो ये हमारा राष्ट्र हित है, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इस क्षेत्र में मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है और चीन को सबक सिखाने के लिए तो चीन को सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं। मनोज सिन्हा जी को आप सुन रहे थे, रक्षा विशेषज्ञ, और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। हम एसपी सिन्हा जी को आपने सुना, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मसले पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन बार बार ये दुस्साहस क्यों कर रहा है और भारत आखिर कब तक चीन के इस दुस्साहस को बर्दाश्त करता रहेगा, कब उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मामले पर, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ के सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा ओपी गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, राजनयिक हैं। तो और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले के सिन्हा जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन बार बार ये दुस्साहस क्यों कर रहा है। हम उस स्थिति में कब पहुंचेंगे जब चीन हमसे खुद इन दुस्साहसिक कदमों को उठाने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होगा। के सिन्हा जी। देखिए दीपक जी, ये चीन की जो विस्तारवादी सोच थी उसका हिस्सा है और जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो कार्रवाई शुरू हुई है 2012 के बाद, ये ज्यादा हुई, 2013 में हुई और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। 2017 में तो आपने देखा ही कि किस तरह से जो हमारा बहुत ज्यादा चुंबी वैली का जब आप बता रहे थे उस इलाके में हुआ और डोकलाम, और उसके बाद ये सिलसिला चला है। और हम जब पिछले साल देखते हैं जो 5 मई से शुरू हुआ है वो सिलसिला है, वो देखिए चीन की एक जब 100 साल पूरा कर रहा था सीपीसी, उसके बाद वो एक जो इमर्ज आउट करना चाहता है वो एब्सोल्युटली टाइम प्लान्ड है। वो टाइम इसलिए वो केवल भारत और भूटान से ही अपने सीमा का विवाद उसने पूरा नहीं किया और सारे देशों से उसने तकरीबन अपने सीमा का विवाद तो उसने सुलझा लिया है और वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। देखिए बहुत बार बैठकें हुई, बहुत
पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हुए, एक एक नहीं, आपके 5 हुए, 93, 96, 2005, 12, 13 में हुए, मगर उन सारों को जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो उस नहीं मानता है और वो उसकी दुस्साहस करता है। जिस इलाके की आप बात यही कर तो रहे हैं, मसला है कि आखिर ये दुस्साहस क्यों। हमारे साथ राजनयिक हैं ओपी गुप्ता जी। राजनयिक जी, आज का समय वो नहीं है कि 1 to 1 कॉम्बैट कर लें, काफी विध्वंसक स्थिति बन जाती है, लेकिन आज का समय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत दिखाकर हम किसी भी देश को किसी भी चीज के लिए मजबूर कर सकते हैं, और ये हमने देखा है कई बार। और कई तरह से इसका गलत फायदा भी कुछ देश उठाते हैं, कुछ लोग निजी फायदे के लिए, तो कुछ लोग दूसरों को दबाने के लिए देश इस तरह के वैश्विक मंच पर अपनी दमदार मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। हमारी वैश्विक मंच पर दमदार मौजूदगी बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं वो भारत का दमखम मान रही है, लेकिन हम चीन को क्यों नहीं नकेल कस पा रहे हैं, ये ड्रैगन पर क्यों नहीं नकेल कसा जा पा रहा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। से ही विस्तारवादी रहा है जी, और वो पूरे इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर ऑल अलोंग 3500 किलोमीटर पे अपनी फौजों को बढ़ा रहा है। जी, आपने सुना होगा कि अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अभी कहा कि वो पूरे बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, और ये निश्चित है कि देर सवेर कुछ पॉइंट्स पर जो है स्कर्मिसेज होंगे जी, और इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी सरकार पूरी तरीके से सावधान है। दूसरा कारण जो आप ये सीमा पर हलचल देख रहे हैं जी, उसका एक रीजन ये भी है कि चीन में जो है वो इंटर पार्टी झगड़ा शुरू हो गया है। वहां पर जो है शी जिनपिंग के खिलाफ जो है लामबंदी शुरू हो गई है, तो वो अपने को आइडल जी, ओपी गुप्ता जी, रोकना चाहेंगे आपको, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, थोड़ी आवाज में समस्या आ रही है, लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण विषय उठाया है, इससे पहले कि हम खेमचंद्र शर्मा जी के पास चलें, हम एक बार फिर रक्षा विशेषज्ञ के पास ये मुद्दा लेकर चलते हैं। के सिन्हा जी, जैसा ओपी गुप्ता जी ने कहा है कि चीन के अंदर अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गया है, अंदरूनी विवाद पर लोगों का ध्यान ना जाए, चीन एक बाहरी शत्रु खड़ा कर रहा है ताकि लोगों का ध्यान उससे भटकाया जाए सीमा पर हलचल बढ़ाकर। तो ये भारत के लिए भी तो एक अच्छा मौका है कि अंदरूनी तौर पर चीन अनस्टेबल हो रहा है धीरे धीरे, तो भारत अपनी ताकत दिखाकर उस पर दबाव बनाकर उसे मजबूर करे कि आप पीछे हटिए, जो हमारा क्षेत्र है वो हमारा रहेगा और हम अपने संप्रभुता से किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए दीपक जी, जो आप बात कर रहे हैं और जो गुप्ता साहब बता रहे थे, ये सच्चाई है। देखिए, सी जिनपिंग के अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसके लिए बबल्स जितने थे, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट में हो, डेवलपमेंट का फ्रंट हो, चाहे सैनिक जो कार्रवाइयां हैं, असर्टिवनेस है, वो सारे ब्रस्ट हो रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया लामबंद हो गई। वो तो आप मान के चलिए कि ये चल रहा है, मगर यदि आप इसको जोड़ेंगे कि जो सीमाओं पे आप देख रहे हैं, चाहे आप जो आप देखते हैं साउथ चाइना सी के अंदर में ताइवान के साथ में, वो उसको आप इससे जोड़ेंगे तो थोड़ा हम कहीं ना कहीं हमारे विश्लेषण में खमियां रह जाएंगी, त्रुटियां रह जाएंगी। आप ये लिए कि वो एक कोई सरकार आएगी, कोई भी उसका नेतृत्व आएगा, क्योंकि उनकी टाइमलाइन बनी हुई है, उन्होंने टाइमलाइन रखा था। और यदि आप बहुत डीपली पर जाएंगे, जब भी आप उसके देखेंगे तो उन्होंने अपने को लामबंद किया टाइम फ्रेम में कि हम इमर्ज आउट होंगे इकोनॉमिकली, हम इस समय जाएंगे, हम इस समय यहां पर असर्टिवनेस करेंगे, कब हम, क्योंकि इसके पहले स्लो राइज था, विदाउट एनी एजिटेशन वो राइज कर रहे थे और पूरे विश्व के पटल में आ गए। आज वो असर्टिवनेस पे है, तो उनका जो फेस चल रहा है उसको समझने, यदि आप थोड़ा भी ढीले पड़े तो आपको दबा देंगे, क्योंकि वो शक्तियों को मानते हैं। चाइना को आज आप देखिए, भारत का केवल भारत एक ऐसा देश है जिसने उसको जवाब दिया है। आप गलवान में देख लीजिए, चाहे पग्यांगसो में देखिए, और जिसकी हम बात कर रहे हैं यांगसे सेक्टर, देखिए मैं MGGS ऑपरेशंस रहा हूं, ये सारे इलाके मेरे अंदर रहे हैं और मैं यांगसे इन जगहों में झड़पें बहुत देखी है, और हम उस समय की बात कर रहे हैं जब खास करके ज्यादा झड़पें होती,
बिल्कुल। रिकॉर्ड्स तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जितनी झड़पें हुई उससे ज्यादा चीन के सीमा सटे इलाकों में झड़पें हुई है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा विवादित विषय रहा है तो वो सुर्खियों में रहता था और चीन से सटे सीमा पर ध्यान उतना नहीं दिया जाता था। बहरहाल खेमचंद्र जी के पास चलते हैं। खेमचंद्र जी, मौजूदा बीजेपी की सरकार ने तो कई इलाकों के सीमा विवादों को सुलझाया है, ये चीन क्यों नहीं सुलझ पा रहा? देखिए, हम सभी जानते हैं जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसकी वजह से चीन हर पड़ोसी से झगड़े की स्थिति में है, चाहे वो जापान है, ताइवान है, भारत है, कोई भी ऐसा देश नहीं जिसके साथ वो झगड़े की स्थिति ना हो। और जो चाइना की विस्तारवादी नीति है वो सबके सामने है। लेकिन प्रमुख बात यह है, जब से मोदी जी आए जोरदार तरीके से हम अपने दुश्मनों को टक्कर दे रहे हैं, जोरदार तरीके से हम जवाब दे रहे हैं, अपने जो सैन्य बल है उसको मजबूत कर रहे हैं, अपने सेना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको जो आधुनिक हथियारों से इक्विप कर रहे हैं, आधुनिक हमारा आप देखेंगे किस तरीके से राफेल अभी सेना को दिया गया है जिससे हमारी एयरफोर्स की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किस तरीके से हमने जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे जो सुरंगें बनाई गई है, पुल बनाए गए, रोड बनाए गए ताकि हमारी जो हैवी वेपन है वो तेजी से मोबिलाइज हो सके, डिप्लॉय हो सके। और आपने देखा चाहे वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो पाकिस्तान के अंदर घुस के, चाहे वो हमारी एयर स्ट्राइक हो पाकिस्तान के अंदर घुस के, चाहे फिर गलवान वैली में हमारे सूरवीरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 22 हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन चाइना के 45 से 50 सैनिक शहीद हुए और चाइना आज तक उनका नाम भी नहीं ले पाया क्योंकि शर्म के मारे वो कहे तो कहे क्या। और हम सभी जानते हैं उसकी खटास कहीं ना कहीं चाइना के दिल में है और उसका डर भी चाइना के दिल में है। खेमचंद्र जी, आप जो कह रहे हैं उस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि वो डर चीन के दिल में हमने खौफ पैदा करने में थोड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सीमा विवाद है इसका निपटारा हो, ये डर, ये खौफ, ये खत्म हो और एक स्थिति स्पष्ट हो कि नहीं भाई यहां से यहां तक का इलाका आपका है, यहां से यहां तक का इलाका मेरा है, आप अपने इलाके में रहिए, हम अपने इलाके में रहें। ये इलाका, ये मार्किंग स्पष्ट कब तक, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में सरकार क्यों नहीं? मार्किंग का एक लंबा प्रोसेस है। जो भारत की सरकार है लगातार उसने बायलैटरल जो टॉक करके चाइना के साथ बात की है और चाइना के साथ मल्टीपल मीटिंग्स में हमने तय भी किया है किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हम सभी जानते हैं हम 2 कदम आगे बढ़ते ही चाइना 3 कदम पीछे हट जाता है। चाइना जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत डिफरेंट काम कर रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है, और जो हमारी जो बातें होती है तो सारी बातें मान लेता है, जो प्रैक्टिकल में जब चीजें आती हैं तो वो पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन हमने अपनी सेनाओं को इतना मजबूत करना शुरू कर दिया है कि अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो हमारी सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे सके। उनको इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद्र जी आपके पास फिर आएंगे। बूस्ट किया है कि अगर आपको ऐसी स्थिति आती है तो आप तुरंत जवाब दीजिए, आपको बिल्कुल। और हमारे जवान जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, 1 के 10 के हिसाब से जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपने जवानों के इस शौर्य की, इस साहस की सराहना करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, ये एक पुराना विवाद है जिसे काफी पहले निपटा दिया जाना था। सीमाओं के मार्किंग को लेकर अब तक ये समझौता नहीं हो पाया है। ऐसा क्या विवाद चला आ रहा है जो अब तक बना हुआ है, और क्या लगता है कि वो समझौता हो पाएगा चीन के साथ? मौजूदा सरकार की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे थे और इस पर ओपी गुप्ता जी की प्रतिक्रिया अनिवार्य। चंद्रमोहन जी, मैं कुछ बोलूं? चंद्रमोहन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है, बोलिए। जी जी, ये भारत चीन विवाद पुराना मुद्दा है और पहले की सरकारों ने निपटाने की कोशिश नहीं की, अभी भी नहीं निपटा है, ये झगड़ा चल ही रहा है। क्या लगता है मौजूदा स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो आप पे विवादित बयान है कि पहले की सरकारों ने नहीं किया, अब की सरकार कर रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान गुलामी की स्टेज पे चल रहा था? पहला विवाद। दूसरी बात है कि मेरे भाजपा के मित्र अभी चाइना की विस्तारवादी नीति की बात कर रहे थे कि चाइना की विस्तारवादी नीति है, चाइना का ऐसा है, एक महिमा मंडल गान कर रहे थे, लेकिन उस महिमा मंडल गान में वो प्रश्न के साथ उत्तर देना भूल गए कि इसी पीरियड के अंदर चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने कितना बढ़ा दिया, उसी के साथ चंद्रमोहन जी, चाइना के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपके राज्य में बढ़ना शुरू हुआ था, यूपीए की सरकार में बढ़ना शुरू हुआ था,
और हजारों किलोमीटर जो भूमि है भारत की, वो 1962 के युद्ध में चाइना ने कब्जाई थी। और आपकी सरकारें लगातार होने के बावजूद, मजबूत प्राइम मिनिस्टर आपके होने के बावजूद सो कॉल, तभी भी वो चाइना से भूमि हम वापस नहीं ले पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठ गया है और इस पर हम बात जरूर करेंगे। हमारे राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यापार और सीमा विवाद, इन दोनों को कहीं एक साथ कोई समन्वय है या फिर इन दोनों का निपटारा एक साथ किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम इस कार्यक्रम में इस बात का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर बार बार मुंह की खाने के बावजूद चीन भारतीय संप्रभुता के साथ क्यों छेड़खानी करता है और क्यों इस विवाद को जीवित रखे हुए है। सीधे मेहमानों के पास चलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन जी की प्रतिक्रिया अधूरी रह गई थी, उनसे शुरू करेंगे। चंद्रमोहन जी, आजादी के पहले से चला आ रहा विवाद जिसे निपटारे के लिए एक सीमांकन किया गया, लेकिन वो सीमांकन परफेक्ट नहीं किया गया और इस वजह से वो विवाद आजादी के बाद भी बरकरार रहा। और अब खेमचंद्र जी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ही इतनी सक्षम हुई कि उस विवाद का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और विवाद के निपटारे की दिशा में अब आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, खेमचंद जी से कहिएगा कि सुनने की शक्ति रखें तो मेरे को बोलने भी देंगे तो ठीक रहेगा। पहले तो बात है कि पिछली सरकार है, तो शायद खेमचंद जी इस बात को भूल जाते हैं कि पिछली सरकारों के अंदर उनके खुद के नेताओं ने प्रतिनिधित्व करा है और उनके खुद के नेताओं ने इस विषय के ऊपर बात भी रखी है और गौर भी करा है। तो अगर वो उनकी परिपाटी के अंदर वो अपने ही नेताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं तो खैर उनकी अपनी दिमाग की उपज है। रही बात, मैं प्रश्न चिन्ह करना चाहता हूं कि चाइना की विस्तारवादी नीति का ऊपर जो बात कर रहे थे खेमचंद जी, तो खेमचंद जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि उसी विस्तारवादी नीति के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने हिंदुस्तान के अंदर इतना ज्यादा बढ़ा दिया आज, और उसका कौन भरपाई करेगा? आप झूले झूलते रहे, बलगैया कटते रहे और चाइना लगातार हमारे पास विस्तारवादी नीति के अंदर जवाब के लिए आपकी आवाज खुली हुई है। उसका जवाब कौन देगा? उत्तराखंड के अंदर आपके मुख्यमंत्री को पता होने के बाद उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो आप कौन देगा? अरुणाचल प्रदेश में अगर चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था वो सबसे कम था और यूपीए के समय में जो ट्रेड डेफिसिट था उससे भी कम था। और 2020 में चाइना के साथ जो हमारा इंपोर्ट है वो ड्रास्टिकली गिरा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। आप कुछ भी बोलते रहेंगे। अरे भैया, समस्या देखिए, समस्या कब से शुरू होती है? समस्या आजादी से पहले शुरू होती है। पंडित जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहते हैं। पंडित जी अपनी जो इमेज को चमकाने के लिए देश विदेश घूमते हैं और अपनी इमेज चमकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन अपनी सेनाओं को मजबूत नहीं करते। और चाइना हमारे देश में घुस जाता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है और उस जमीन को कभी वापस नहीं करता। उसके बाद आप कहते हैं कि हमारी बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुई और इंदिरा गांधी जी भी उस जमीन को चाइना से वापस नहीं ले पाई। उसके बाद लगातार आपकी सरकार है, राजीव गांधी जी की सरकार है, सरकार रही, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। आपने क्यों एक जमीन वहां से वापस लेने की कोशिश नहीं करी? अरे जमीन वापस लेने की तो दूर की बात है, आप लोग जवाब तक नहीं दे पा रहे थे, आप लोग हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। आपके राष्ट्रीय सेना को कि हम जवाब दें। राजनीतिक दलों की ये मजबूरी है कि वो अपनी गलती किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल खेमचंद्र जी तो जवाब नहीं दे पा रहा है। हमारी सेना ने मुंह तो जवाब दिया और चाइना के दांत खट्टे करे। नहीं, खेमचंद्र जी हम समझ रहे हैं, चंद्रमोहन जी हम समझ रहे हैं, राजनीतिक दल के सदस्य की ये मजबूरी है, वो अपनी गलती सार्वजनिक तौर पर नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण विषय आपने चर्चा के दौरान उठाया, खेमचंद्र जी महत्वपूर्ण विषय उठाया है, चंद्रमोहन जी ने भी उसका जवाब हम समझना चाहेंगे। चूंकि एक राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्लोमेट हैं, वो राजनीतिक से ऊपर उठकर इन विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। तो ओपी जी के पास चलते हैं। ओपी गुप्ता जी, क्या व्यापार और विवाद ये दोनों एक साथ चल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमने देखा कि बातचीत भाई तभी होगी जब आप सीमा के इस पार गोला बारूद भेजना बंद करेंगे, और हमने देखा है कि भारत सरकार ने उस क्षेत्र में स्टैंड लिया है।
लेकिन इस तरफ बातचीत भी चल रही है और विवाद भी चल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। यहां 13वें दौर की वार्ता की तैयारी चल रही है, अगले सप्ताह होने वाली है, और विवाद भी साथ साथ चल रहा है। तो हम इस क्षेत्र में कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, समझना चाहेंगे सर। है और ट्रेड जो है जी, ये दोनों लिंक रहते हैं, लेकिन अपनी सरकारों ने ये निश्चित किया कि इसको अलग अलग रूप से देखा जाए। लेकिन जहाँ तक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और ये सरकार के ऊपर है। और जहाँ तक हमारा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हमें इन दोनों को लिंक रूप में देखना चाहिए। अगर हमारा बॉर्डर प्रॉब्लम बढ़ता है तो उसमें ट्रेड रिलेशंस में कमी करनी चाहिए। तो ओपी गुप्ता जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, सोच रहा हूं पूछ ही लूं। क्या जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो इस दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है भारत के लिए, चीन पर दबाव बनाने को लेकर? आत्मनिर्भर भारत होना जो है ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम जो चाइनीज माल का फ्री इंपोर्ट करते हैं उस पर जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो है उस पर करिए कसेगा। एक पॉइंट हम आपके दर्शकों को और बताना चाहते थे कि 1989 में माओ से तुंग ने इंडिया और तिब्बत के बीच में एक बॉर्डर नीति थी जिसको कि ग्रीन लाइन कहते हैं, और चाइना का हर प्रेसिडेंट उस ग्रीन लाइन को अचीव करना चाहता है। और ये सरकार भी जो प्रेजेंट सरकार है, जो प्रेजेंट चाइनीज सरकार है, वो भी यही कोशिश कर रही है जी। लेकिन हम लोगों की पॉलिसी करेक्ट है। अगर हम ग्राउंड पर अपनी फौज पुड़ियां वहां रखे रहे तो करीब साल 2 साल के चक्कर के बाद वो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। चलिए, तो हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। के सिन्हा जी से भी यही सवाल है। के सिन्हा जी, ट्रेड और ये टकराव क्या साथ साथ सही है, या फिर हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम ट्रेड को लेकर भी चीन पर दबाव बना सकें? दीपक जी, ट्रेड के ऊपर में तो बहुत दबाव है। यदि आप देखिए ट्रेड आज के दिन में, आप एक छोटा सा बात ले लें, हम ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, ये छोटे मोटे ऐसे चीजें जो बनती थी उसकी बात नहीं करते हैं। देखिए 5G का जब आना था, वहां पे एक उनकी कंपनी है और ये माना जाता था चाइना के अंदर में ये तो भारत में आएगा ही आएगा, ये आएगा क्योंकि उनका मेजर है। देखिए छोटे मोटे डील तो चलते रहते हैं, मगर बड़ी चीजें जो करता है मार उसके ऊपर था। आपकी एक दूसरा था कि आपकी दवाई की जो एक्चुअली जो सब्सटेंसेस हैं वो पूरा का पूरा चाइना से आती थी। आपने देखा इस दौरान में, जब हमारा वुहान वायरस के दौरान में हमने पूरा का पूरा जो बनाया है आज के दिन में वैक्सीन या पर्सनल किट्स हैं, कोई भी चाइना से नहीं आती। हमने अपने को ये रिकॉर्ड है, जब आप देते हैं तो ये चीजें आप चाइना को हिट करती हैं। आज चाइना से बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं, तो आप तो उसको व्यापार में जैसा जितना मात आपने फ्रंट में नहीं दिया उतना उससे ज्यादा दिया है। और आने वाले समय में ये देखिए चाइना को बहुत बड़ी, क्योंकि उसका बबल तो बर्स्ट हो चुका है। जो आपने शुरुआत में बात की थी कि आंतरिक कलह जो चल रही है वो उसके इकोनॉमिक फ्रंट पे है, उसकी बड़ी कमी कंपनियां, यानी कि के सिन्हा जी, आम लोगों को यह लगता है कि भाई एक दिन में निपटा डालो, खत्म करो कहानी, इधर का उधर उधर का उधर, लेकिन हम सही दिशा में, सरकार सही दिशा में जा रही है। एब्सोल्युटली। आप देखिए ये क्वाड का मामला लीजिए, 2007 में आया था क्वाड, मगर 2008 में इसको रोक दिया गया, ऑस्ट्रेलिया निकल गया और आप लेकर आए हैं क्वाड। अब क्वाड, ये जो सब चीजें जो है, आप तो क्वाड ऐसा नहीं है कि ये सामरिक तरीका है। जिस तरह से हम पूरे फ्रंट में देखिए 18 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं और सेंसिटिव एरियाज हैं, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं आज में, जो आप यांगसे सेक्टर में पहली बार ऐसा हुआ है, यांगसे में हमने उनको डिटेन किया है। पहले वो आते थे, आपका क्या फेस ऑफ हुआ और हमने अपने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के अंदर जाने दे दिया उनको। मगर आप अब जब दबाव डालेंगे और देखिए चाइना को बैकफुट, सामरिक तरीके से हम बहुत आगे हैं, पूरी जमीन आपके साथ तो मतलब अब एक टाइम फ्रेम भी हम तय कर सकते हैं, एक अनुमानित समय सीमा हम तय कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान पर दबाव बनाया है और उधर अब एक समय नजदीक
भविष्य में नजर आ रहा है कि वो विवाद निपट जाएगा। बांग्लादेश के साथ हमने बातचीत से ही मामला निपटा लिया है और चीन के साथ भी अब एक आने वाले भविष्य में एक समय सीमा हम देख सकते हैं कि वो सीमा विवाद निपटा सके। एकदम संक्षिप्त में ओपी गुप्ता जी, एक लाइन में प्रतिक्रिया, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हमारी दृष्टि में हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं जी। और ट्रेड और बॉर्डर डिस्प्यूट को लिंक करना चाहिए। बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री फोर्स प्रॉपर बैठनी चाहिए वहां पर। जाड़े के दिनों में वापस नहीं बुलाना चाहिए। जाड़े के दिनों में भी वो अपने बंकर में बैठे रहें। बिल्कुल, और अब तो बैठे रहेंगे। हमने देखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कई बार कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी सेना अब पूरी तरह से दक्ष है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम जवाब तलाश रहे थे कि आखिर चीन के साथ लगे सीमा क्षेत्र का विवाद कब निपटेगा, और हमारे मेहमानों से बातचीत में यह जवाब उभर कर सामने आया है कि अब निकट भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि भारत रणनीतिक तौर पर कहें या फिर व्यापारिक तौर पर या फिर कूटनीतिक तौर पर उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले जहां हमारी सेना पीछे हट जाती थी, अब मुंह तोड़ जवाब दे रही है और अब इस सीमा विवाद का निपटारा निकट भविष्य में कुछ सालों में संभवतः लाइन पर आएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।